हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। आज से हम क्लास 12th फिज़िक्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ में हम सारे लेसन्स को वन बाय वन करते चलेंगे और सारे लेसन्स को हम डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हुए चलेंगे। आज हम क्या करते हैं, आज हम पहले फिज़िक्स में देखने वाले हैं। आज हम क्या किया है, हमने फिज़िक्स को कई सारी यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि एक एक यूनिट में आपको टॉपिक समझ में आए कि उस यूनिट में हम क्या किस चीज़ें पढ़ने वाले हैं और किससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज का हम अपना थोड़े से इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, हम जो क्लास 12th फिज़िक्स करेंगे, इसमें फिज़िक्स में हम क्या करेंगे, आपका पूरा इस हिसाब से एनसीईआरटी और बोर्ड लेवल और सीबीएसई आप किसी भी बोर्ड में हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से रिलेटेड अगर पढ़ रहे हैं तो आपको सारा कंटेंट बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट कंटेंट मिलेगा। देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लास 12th फिज़िक्स जब पढ़ रहे हैं, कौन सा क्लास 12th फिज़िक्स, फिज़िक्स में इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम सिंपली सबसे पहले हम इकाई नंबर 1 को पूरा पढ़ेंगे। इकाई 1, ये आपकी इस इकाई 1 की कम से कम आपको 15 से 20 क्लासेस मिलेंगी। 15 से 20 दिन में इस पूरी इकाई को पूरा क्लियर कर देंगे। इस इकाई 1 के अंतर्गत हम क्या कौन कौन से लेसन पढ़ेंगे। इस इकाई 1 के अंदर हम पहला लेसन पढ़ेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इकाई 1 का नाम अगर आप लिखें तो आप इसका इकाई 1 का नाम लिख लीजिएगा। इसका नाम क्या, स्थिर वैद्युतिकी। क्या नाम है इसका, स्थिर वैद्युतिकी। साथ में नोट्स अगर आप बना रहे हैं आप क्लास अकॉर्डिंग, साथ में नोट डाउन करते रहिएगा, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आज की क्लास बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको अभी जब कंटेंट स्टार्ट करेंगे, लेसन को जैसे ही अभी स्टार्ट करेंगे पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको कितना अच्छा कंटेंट मिल सकता है। देखिए स्थिर वैद्युतिकी में हम पहला लेसन कौन कौन से पढ़ेंगे, इसमें हम टोटल 4 लेसन्स को पढ़ेंगे। इसमें हम टोटल 4 लेसन्स को पढ़ेंगे। पहला जो आएगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को पढ़ेंगे। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम देखेंगे आवेश कैसे आता है, कैसे उत्पन्न होता है। इसमें आप लोग देखा होगा क्लास में खेलते समय आपके क्लासमेट्स, आपके जो दोस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, पेनों को आपस में रगड़ के उसको आपस में इस तरह से पटक के उसको चिपका देते हैं। ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ये सारी हम देखेंगे इस विद्युत आवेश और इसके क्षेत्र में। इसी में थोड़ा सा इसकी कहानी समझ लेंगे, असल में ऐसा होता क्यों है। इसका क्षेत्र देखेंगे कि ये क्षेत्र क्या होता है कि जब कहीं पे खंबे वगैरह खेतों में लगे होते हैं तो उस पे खतरे का चिन्ह क्यों लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि उसको छूना नहीं है या फिर उसके आसपास नहीं जाना है। ट्रांसफार्मर के चारों तरफ जाली क्यों लगा दी जाती है, ये सारी चीज़ें इसी में हम समझ लेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम को पढ़ लेंगे। गॉस थ्योरम में पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत विभव को पढ़ लेंगे। विद्युत विभव को यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ लेंगे। और उसके बाद जो चौथी चीज़ पढ़ेंगे वो हम संधारित्र और धारिता को पढ़ेंगे। चौथी चीज़ में हम संधारित्र को पढ़ेंगे और धारिता को पढ़ लेंगे ये 4 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। पहली इकाई के अंदर हम ये 4 चीज़ों को पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो लेसन नंबर डाल लीजिएगा, लेसन नंबर 1 चैप्टर 1 डाल लीजिएगा, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसको हम पूरा बेसिक से समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें विद्युत आवेश की तो हमारे अगर प्रकृति में देखें तो प्रकृति में हमारे विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, कहाँ से क्या हुआ। इसकी कहानी असल में ये है कि थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक दार्शनिक थे, यूनानी दार्शनिक थे, जिन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा था कि जब दो वस्तुओं को परस्पर आपस में रगड़ा जाता है तो उस पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये 600 ईसा पूर्व की घटना है, यानी कि आज से लगभग 2600 साल पहले की घटना है। उन्होंने देखा था कि जब दो वस्तुओं को या फिर कहीं दो पदार्थों को आपस में इस तरह से रगड़ा जाता है तो रगड़ने पे क्या होता है, उस पर
एक दूसरे पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, उन पर क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है। अच्छा, ये जिसके कारण उत्पन्न हुआ है, इस तरह से रगड़ रहे हैं, रगड़ने के कारण है, तो इसको क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत कहा जाता है। इसको हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत कहते हैं। और मान लेते हैं रगड़ने के कारण इस वस्तु पे अगर आवेश आ गया है, तो आवेश जो होगा इसी वस्तु पर क्या रहता है, स्थिर रहेगा। इस पर अगर आवेश आ गया रगड़ने के कारण, घर्षण के कारण, इस पर अगर आवेश उत्पन्न हो गया तो इसी पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, इसलिए इस पर क्या रहता है, आवेश स्थिर रहता है, इसलिए क्या, इसको स्थिर विद्युत भी कहा जाता है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्थिर विद्युत भी कहेंगे। तो जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हम सबसे पहली चीज़ बात करते हैं विद्युत आवेश की। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे किसकी, विद्युत आवेश की। अब विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश आप लोग सिंपली घर में वायरिंग करते समय या फिर घर में आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, सबके घर में नॉर्मली हम फ़ैन वगैरह लगाते ही हैं। उसका अगर प्लग का कभी वायर टूट गया है तो वायर उनको आपने छीलते समय देखा होगा, उसमें दो तरह के तार दिखते हैं, एक लाल होता है, दूसरा काले रंग का तार होता है। बैटरी वाला लगा रहे हैं तो भी उसमें, अब होता क्या है कि उसमें लाल और काले जो तार होते हैं ये दो तरह के आवेश का प्रवाह करते हैं। एक जो होता है वो धनावेश को प्रवाहित करता है, दूसरा जो होता है ऋणावेश को प्रवाहित करता है। सब आवेश के अंदर के ही प्रकार हैं। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ देखा हो कि आपकी कहीं से करंट आ रही हो और यही दो तार हों तो आपस में अगर टच हो जाएं तो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? या फिर एक जैसे तार हों कि दोनों हमें प्लस के तार हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं दोनों पर, यानी कि दोनों हमें लाल तरह के तार हैं, उन पे एक ही जैसा आवेश आ रहा है, एक ही जैसा चार्ज आ रहा है, एक ही जैसी करंट आ रही, तो उसको हमें साथ में रोकना है। तो टच होते ही नहीं चिपकते हैं, उनको क्या करना है, आपस में लपेट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अब यही सारी चीज़ें अगर हम देखें तो ये होता है, आवेश के जो दो प्रकार होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, सब इनके कारण ही होता है। तो पहले हम आवेश को देखते हैं, उसके बाद करते हैं। तो डाल लीजिएगा पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसको समझ लेते हैं पूरा। देखिए, डाल लीजिएगा चैप्टर नंबर 1 आपका, चैप्टर 1, इसका नाम क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक। अब अगर हम बात करें विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें आपको क्या, सबसे पहली चीज़ हमने आपको कुछ हम पॉइंट्स लिखते चलिएगा जो साथ में हम आपको बताते चलें। कुछ पॉइंट्स लिखते चलिएगा, कुछ पॉइंट्स लिखते रहिएगा। हमने क्या बताया, प्रकृति में कई सारे पदार्थ जो होते हैं उन पर क्या होता है, सब पर अपना आवेश होता है, सब पर अपना आवेश होता है। हम अपने खुद को भी देखें तो हमारे अंदर भी आवेश है। अब ये सिंपली होता क्या है, तो हम सबसे पहले इस आवेश को समझते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि असल में बात क्या है। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा विद्युत आवेश, हेडिंग डाल दीजिएगा विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग डाल दीजिएगा विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। अब होता क्या है, अब देखिए अगर हम विद्युत आवेश की बात करें तो ये एक पदार्थ ले लिया, ये एक पदार्थ ले लिया हमने। अब इसके अंदर क्या है कि हर चीज़ की अपने गुण होते हैं, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं। अब कोई भी पदार्थ है, अगर उसके अंदर किस तरह के गुण हों, अगर उसके अंदर विद्युतीय प्रभाव के गुण हों या फिर चुंबकीय प्रभाव के गुण हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत आवेश कहा जाता है। सिंपली मान लिया हमारी जो वस्तु, कोई भी प्रकृति में हमारा कोई भी पदार्थ है वो हमेशा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, हमेशा कैसा होता है, उदासीन होते हैं। इसकी कहानी थोड़ी सी समझते हैं। देखिए, हमारे प्रकृति में जो भी पदार्थ है, ये मान लेते हैं हमारा बहुत एक बड़ा पदार्थ है, एक पदार्थ है। अभी कहानी समझ लीजिए, अभी हम इसको बताते हैं। अब हमारा ये एक पदार्थ है, अब ये पदार्थ जो है ये कई सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ऐसे ऐसे कई सारे असंख्य कण हैं, अनकाउंटेबल कण हैं, इस तरह से अनकाउंटेबल हैं, इनकी कोई संख्या ही नहीं, कितने हैं, इस तरह से कण दिए गए। अब ये जो कण है ना, इसका जो सबसे छोटा अंश होता है, कभी भी पूछा जाए एक पदार्थ के अंदर हमारे जो परमाणु होते हैं, ये जो छोटे से छोटा कण होता है ना, किसी भी चीज़ का छोटे से छोटा कण, जो सबसे छोटा कण भी ले लेंगे आप, मिट्टी के टुकड़े कोई देख लें, जितना पीस सकते हैं उतना पीस दीजिए, जो सबसे छोटा हिस्सा निकल के आएगा वही क्या है, वही हमारा परमाणु होता है। तो किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को परमाणु कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, परमाणु यानी कि एटम कहा जाता है। तो अब पहली चीज़ परमाणु समझ में आई, पहली चीज़ परमाणु समझ में आई। हमारे प्रकृति में जितनी भी चीज़ें बनी वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने। इस मार्कर को ही ले लें, ये मार्कर कैसे पूरा बन के तैयार हुआ है,
इसमें कैप लगा है, इसमें निप लगी है और बाकी इसका पार्ट है। इसका ये एक पार्ट है, इसको तोड़ेंगे इसके कई सारे होंगे। इसका एक ये पार्ट है, इसको निकाल सकते हैं। इसका एक अंदर इंक होगी, उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, इस पूरे मार्कर को बनाने में, एक पदार्थ को बनाने में ही तो कई सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई। तो इसी तरह से क्या होता है, प्रकृति में, हमारे नेचर में, जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं, सब क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे से छोटा कण भी जो होता है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, परमाणु बोल देते हैं। अब मान लेते हैं ये हमारा जो है पदार्थ बना है, ये हमारा क्या सबसे छोटा जो कण होता है परमाणु, उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अब इस परमाणु को देखते हैं, इतना मेन कॉन्सेप्ट। अब ज़रा देखिए, अब इसी परमाणु को हम क्या करते हैं, एक बड़े आकार में बना लिया। इतना ही बड़ा हमने वैसे एक सर्कल बना लिया और इस सर्कल को हमने इस बार क्या बना दिया, ये पदार्थ के अंदर का हिस्सा जो था वो परमाणु था, हमने एक परमाणु बना लिया, एक एटम बना लिया। अब ये एटम बनाया गया है, कितना भी कम भार हो इसका, कितना भी कम मास हो इसका, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इस पूरे एटम का, इस पूरे परमाणु का जो भी भार होता है वो हमेशा कहाँ केंद्रित होता है, कहाँ केंद्रित होता है, हमेशा इसके केंद्र में केंद्रित होता है। कहाँ होता है, इसके सेंटर में होता है। इसके इस पूरे परमाणु का समस्त भार कहाँ होता है, परमाणु का समस्त भार कहाँ केंद्रित होता है, इसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जिसको क्या बोला जाता है, जिसको हम नाभिक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसको हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब ये जो नाभिक होता है ना, जो नाभिक होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। पहला कौन सा, प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा होता है, प्रोटॉन पर याद रखिएगा, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होते हैं। तो याद रखिएगा, इस नाभिक से एक नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, साथ में जैसे हम बताते चल रहे हैं वैसे करते रहिएगा। अभी इसको हम आगे लिखा भी रहे हैं, पहले समझ लीजिए, इसको आगे लिखाते हैं। ठीक, अब ये नाभिक जो है, इस नाभिक में क्या उपस्थित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित है। सारे परमाणु का, पूरे परमाणु का जितना भी भार होता है उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक में हमारे दो तत्व होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरी चीज़ अगर पूछ दिया, जो पूरे परमाणु का जो हमारा धनावेश होता है वो कहाँ होता है, वो भी उसके केंद्र में होता है, क्योंकि हमारा जो धनावेश है वो किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। अब ये जो हमारा केंद्र बना हुआ है ना, ये जो केंद्र बना हुआ है, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, अलग अलग कक्षाएं होती हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं। इस तरह से अलग अलग सेल्स होती हैं। अब इन सेल्स में जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गोल गोल क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अभी हम इस थ्योरी को भी पढ़ेंगे, ये वृत्ताकार चक्कर जो लगाते हैं, ये थ्योरी, इसका सिद्धांत किसने दिया, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है, इस तरह के सारे सिद्धांत हम आगे के लेसन्स में करेंगे। आपका लेसन्स भी दे रखे हैं सारे। ठीक, अब ज़रा कहानी समझ लीजिएगा। जो हमारा प्रत्येक परमाणु है वो क्या होता है, छोटे छोटे प्रत्येक पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणुओं का सारा भार जो होता है वो उसके केंद्र में समाहित होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। अब ये नाभिक जो है, इसमें हमारे दो तत्व होते हैं, कौन कौन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। सारा भार जो है वो भी केंद्र में समाहित है, सारा धनावेश जो है वो भी केंद्र में समाहित है। इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाएं होती हैं, जिनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक, अब जो है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हमारे लिए आवेश का काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही हमारे लिए आवेश का काम करेंगे। तो पहले आवेश को ज़रा लिख लीजिए, उसके बाद आगे कहानी देखते हैं। आपको हम जितना क्लियरली लिखते चलें, आपको केवल उतना लिखते चलना है। और अभी ये जितनी चीज़ समझा रहे हैं इसको भी हम आगे लिखाते रहेंगे। ठीक, देखिए विद्युत आवेश की अगर हम बात करें, विद्युत आवेश तो क्या लिखेंगे इसमें, किसी पदार्थ का, लिख लीजिएगा ज़रा, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या, विद्युतीय तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है।
विद्युत आवेश कहलाता है। समझ में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। अब ज़रा देखिए, विद्युत आवेश जो होता है, ये अगर पूछ किया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये कैसी राशि होती है, ये कैसी राशि होती है, ये याद रखिएगा, ये अदिश राशि होती है, ये कैसी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो राशियों के बारे में पढ़ेंगे, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। हम यही सोच के आपको कराते चल रहे हैं कि आपका एक क्लास 11th का सारा टॉपिक क्लियर है, उस हिसाब से हम क्लास 12th को लेकर चल रहे हैं। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट कर दीजिएगा, तो आपकी क्लास 11th की एक अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, जिसको आप कुछ ही देर में कवर करके इसको क्लास 12th वाली चीज़ें जब देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको इन चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं। देखिए, जो हमारा ये विद्युत आवेश कहलाता है, अब इस विद्युत आवेश की अगर हम बात करें, ये कैसी राशि है? ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि है? ये अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है। राशियाँ भी हमारी दो तरह की होती हैं, स्केलर और वेक्टर, सदिश और अदिश राशियाँ होती हैं। जिसमें परमाणु हो, जिसका परमाणु हो, जिसकी दिशा हो, जो योग्यता के बीजगणितीय योग का नियम का पालन करे, वो सारी सदिश राशि हैं। इन तीनों में से कोई एक गायब हो गया तो अदिश राशि। तो ये कैसी राशि होती है? ये अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी राशि है? स्केलर क्वांटिटी। और क्या, इसका अगर पूछ दिया जाए इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक याद रखिएगा, कूलाम होते हैं। मात्रक क्या होता है? कूलाम होते हैं। कूलाम होते हैं। अच्छा, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? मात्रक को प्रदर्शित किससे करते हैं? सी से करते हैं। किससे? सी से करते हैं। दूसरी चीज़ अगर आपसे पूछ दी जाए, इस विद्युत आवेश की विमा क्या, सबसे मेन चीज़ विमा क्या होती है, डायमेंशन इसकी क्या होती है, इसकी विमा क्या होती है, इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये आपसे अगर पूछ दिया जाए तो ज़रा देखिए, अगर हम विमाओं के बारे में पढ़ेंगे तो विमा हमारी बेसिकली जितनी भी हम विमाएँ पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, जितनी भी हमें क्लास 12th में ज़रूरत पड़ेगी विमाओं की, उसमें केवल 4 चीज़ें, हमको 4 लेटर्स याद रखें, एम, एल, टी और ए। अब ज़रा इनकी कहानी समझ लीजिए, होता क्या ये, इनकी कहानी एक बार ज़रा समझ लेना। एम जो है ये क्या होता है, एल क्या होता है, टी क्या है और ए क्या है, इसकी कहानी ज़रा समझ लीजिए। एम जो होता है, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब होता है मास, यानी कि द्रव्यमान। मास यानी कि द्रव्यमान। एल जो है ये क्या होता है, एल जो है ये क्या होता है, एल यानी कि लेंथ। क्या होता है? लेंथ, यानी कि जिसको हम बोलते हैं लंबाई, जिसके लिए एल आता है। टी किसके लिए आता है? टी आता है टाइम के लिए, समय के लिए। किसके लिए? टाइम यानी कि समय के लिए। और ए जो है ये किसके लिए आता है? ये ए आता है धारा को प्रदर्शित करने के लिए, करंट को प्रदर्शित करने के लिए। धारा यानी कि करंट को प्रदर्शित करने के लिए। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ए किसके लिए? धारा यानी कि करंट के लिए। अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखिएगा, सबके मात्रक याद होने चाहिए आपको। सबका मात्रक, द्रव्यमान किस में मापा जाता है? द्रव्यमान किस में मापा जाता है? द्रव्यमान किलोग्राम में मिलेगा। अगर हम लंबाई की बात करें, लंबाई का मात्रक, दूरी, लंबाई सब इसके अंदर आ जाएगा। दूरी आप ऊंचाई मापें या फिर ऐसे कहीं दूरी मापें, चौड़ाई मापें, सब इसके लेंथ के अंदर ही आ जाएगा। ठीक, विमा में इसको सबके लिए हम एल का ही यूज़ करेंगे। तो लेंथ यानी कि लंबाई के लिए क्या आ जाता है? लंबाई का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक क्या, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो याद रखिएगा कि एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। मात्रक इसका क्या होता है? मीटर होता है। प्रतीक के लिए एम लगा देते हैं। टाइम का अगर मात्रक पूछ दिया जाए, टाइम की यूनिट पूछी जाए, इसका मात्रक पूछ दिया जाए, इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड होते हैं। क्या होता है? सेकंड होते हैं। और ये धारा की अगर हम बात करें, धारा के मात्रक की, तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है एम्पियर। और इसी के लिए हमारा किसका है? विमा के रूप में हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में। तो ज़रा देखिए, अगर हम इसकी आवेश की बात करें तो आवेश के लिए हमारी विमा जो है वो इन 4 में से निकल के आएगी। और याद रखिएगा, जब चारों विमाएँ दी गई हैं, चारों दी गई हों या ना भी दी गई हों, कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप विमा लिखें तो इनका क्रम, इनका सीक्वेंस यही रखें, MLTA करके ही। इतना कोशिश करिएगा कि आपकी ये सीक्वेंस यही रहे। और विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर इस तरह से बंद करके रखते हैं। अब ज़रा देखिए, हम जब आवेश को पढ़ेंगे तो आवेश में हमारा, अभी हम आगे की क्लासेस में जब करेंगे तो उसमें हम आवेश का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। एक आवेश का फॉर्मूला पढ़ेंगे, क्या होता है? Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT होता है। अब ज़रा देखिए,
ये जो Q बराबर IT वाला जो फॉर्मूला है, इसमें क्या होता है, ये जो Q बराबर IT है, इसमें हमारा I जो है, ये I क्या होता है, ये हमारा किसको दर्शाती है, करंट को दर्शाती है, धारा को दर्शाती है, किसको, करंट यानी कि धारा को दर्शाती है। T जो है ये किसको दर्शाता है, टाइम को, किसको, टाइम यानी कि समय को। अब विमा निकालनी है तो विमा के लिए हमें दो चीज़ें मिल रही हैं, करंट यानी कि धारा मिल रही है और टाइम यानी कि समय मिल रहा है। तो इसमें धारा के लिए कौन सा आ रहा है, धारा के लिए लेटर ए आ रहा है, धारा के लिए लेटर ए आ रहा है, समय के लिए लेटर कौन सा आ रहा है, टी आ रहा है। तो इसकी विमा क्या बता देंगे आप इसकी विमा क्या ए टी लिख सकते हैं या आप टी ए लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। मात्रक बीमा वगैरह सब समझ में आ गया, मात्रक बीमा वगैरह सब समझ में आ गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अभी थोड़ी सी और बातें करनी है आगे, इतना समझ में आ गया। अब ज़रा देखिए, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, अब ज़रा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब ज़रा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर नहीं नोट डाउन कर रहे हैं हम आगे बढ़ते हैं। भले ही डिजिटल बोर्ड ना हो, आपको कंटेंट जितना मिलेगा बेटर मिलेगा, किसी भी क्लासेस में देखेंगे उससे बेटर कंटेंट दिया जाएगा। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए और बेटर कंटेंट लाने का। देखिए, अगर इसके हम बात करें इसके प्रकारों की तो डाल लीजिएगा हेडिंग ज़रा, विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जरा इसको समझते हैं, इसको ज़रा समझते हैं। देखिए, जब हम आवेश के प्रकारों की बात करते हैं तो इसके मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने, दो प्रकार होते हैं। इसके कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। अब इनको भी ज़रा समझ लेते हैं, यहाँ पे इसको भी समझ लेते हैं। दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा धनात्मक आवेश और दूसरा कौन सा होता है, ऋणात्मक आवेश। अच्छा, ये धनात्मक और ऋणात्मक इनको नाम किसने दिया था, आपसे दो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आप अगर जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। आपको जो भी क्लासेस मिलेंगी उसको हम बाइलिंगुअल तैयार कर देंगे। आप अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आप जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन बेटर तरीके से कर पाएंगे। और आप इसी 12th के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ आप नीट का भी एग्ज़ाम या फिर जेई का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं तो भी आप दे सकेंगे। कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको क्लास बाइलिंगुअल अगर ज़रूरत है हिंदी और इंग्लिश में, हम आपको बाइलिंगुअल भी प्रोवाइड करा देंगे, आपको बाइलिंगुअल भी आपके लिए लेकर आ जाएंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग किस क्लास में हैं और किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं आप। देखिए, अगर हम बात करें विद्युत आवेश के प्रकारों की तो इसके कितने प्रकार होते हैं, दो। पहला कौन सा होता है, धनात्मक आवेश होता है। पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश होता है। पहला कौन सा धनात्मक आवेश, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं निगेटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। अब जरा ये कहानी समझिएगा, इसमें होता क्या है। दोनों की डेफिनेशंस को भी समझ लेते हैं और दोनों की सारी चीज़ें लिख भी लेते हैं। मान लेते हैं हमने थोड़ी देर के लिए, मान लिया हमने दो वस्तुएं ले ली। यहाँ समझिएगा ज़रा, हमने क्या किया, दो वस्तुएं ले ली, पहली वस्तु ये और दूसरी वस्तु ये ले ली। अब आप जानते हैं कि प्रकृति में हमारे जो भी पदार्थ होते हैं सामान्य अवस्था में वो कैसे पाए जाते हैं, उदासीन पाए जाते हैं। उन पर किसी तरह का कोई आवेश नहीं होता है। आवेश होता है उन पर, असल में उन पर आवेश होता है, लेकिन उसमें जो हमारे तत्व मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो हैं, वो क्या है, बराबर मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह से निरस्त कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, पूरी तरह से उनको ख़त्म कर देते हैं एक दूसरे को, या फिर कह सकते हैं आप एक दूसरे पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। अब जो भी हमारे ये वस्तु हैं, इन वस्तुओं पे हमारे जो प्रोटॉनों की संख्या है और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है, जिसकी वजह से ये वस्तुएं क्या रहती है, आपस में
ये वस्तुएं सामान्य अवस्था में कैसे पाई जाती हैं? उदासीन पाई जाती हैं। अब होगा क्या कि इसमें से हमेशा याद रखिएगा, स्थानांतरण अभी पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण क्यों होता है, ये भी बताते हैं आपको, ये भी बताते हैं आपको। अभी थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हमारे प्रोटॉन थे वो कहाँ उपस्थित थे? परमाणु के बिल्कुल केंद्र में उपस्थित थे, जहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दो चीज़ें थी। उसमें आपको बताया था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं दोनों केंद्र में उपस्थित होते हैं, उनके बीच में एक बल काम करता है, उनके बीच में एक फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स काम करता है? प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। अब जो ये प्रबल नाभिकीय बल है वो क्या करता है? प्रोटॉन को तो अंदर बांधे रखता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो थे उसके बाहर की सेल्स में, उसके बाहर की कक्षाओं में लगातार क्या कर रहे थे? वृत्ताकार गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। अब ज़रा आप बताइए कि आपको अगर घर में बैठा दिया जाए, आपके घर में पूरी फैमिली है, अगर आपके दरवाजे पे कोई आता है तो पहले उठ के कोई आता है आवाज़ देता है, तो सबसे पहली चीज़ दरवाज़ा जैसे ही उसको नॉक किया जाएगा, दरवाजे को खटखटाया जाएगा, सबसे पहले कौन उठ के जाएगा? जो हर वाले रूम के पास में, जो गेट के पास में होगा वही जाएगा। बाकी जो अंदर है उनको आने में तो टाइम लगेगा, वो तो आएंगे नहीं। जो पास में उसे ही आवाज़ सुनाई देगी, उस पर तुरंत जल्दी ऐसे करेगा, वही तुरंत रिएक्ट करेगा, यही सारा होगा। यही काम यहाँ पर भी हमारे प्रत्येक पदार्थ का जो परमाणु होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के लिए भी होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? वो उसकी बाहरी कक्षाओं में घूम रहे होते हैं, बल्कि प्रोटॉन हमारा अंदर पड़ा होता है, केंद्र में होता है, वहाँ पे उसके लिए बल भी लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है, नहीं निकल सकता वहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहा है तो बेचारा भागेगा वहाँ से, अब भाग के जाएगा दूसरे के कांटेक्ट में तो आएगा ही आएगा। अब यही काम यहाँ होता है। स्थानांतरण किसका होता है? स्थानांतरण किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों को होता है। ये निकलेगा यहाँ से यहाँ आ गया, ये निकलेगा यहाँ से दूसरे पे चला जाएगा, या फिर सीधा कॉन्सेप्ट है यहाँ से ये हमने ले लिया, मान लिया ये हमारा बॉयज़ में कोई है, ये कोई गर्ल्स में आ गया। अभी सिंपल सी चीज़ है, अभी हम पढ़ेंगे जब उसके गुणों में तो पढ़ेंगे कि हमारे ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, बेचारे अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा तो है नहीं ये गर्ल्स के साथ ही भाग जाएगी या फिर बॉयज़ के साथ चला जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। अब होगा क्या? सिंपली ये जब होते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, इनको बीच ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कैसा लगता है? इनके बीच में जो बल लगता है वो कैसा लगता है? आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लेकिन अगर हम इनको सेम में ले लें, इसके साथ माइनस के साथ माइनस को बैठा दिया जाए, इसके प्लस के साथ प्लस को बैठा दिया जाए, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भागेंगे। अब बेचारे ये इसको तो हक कर सकते हैं, इसको तो गले लगा सकते हैं, इसको तो लगाएगा नहीं। अब यही काम यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से निकल के भाग रहा है कौन? ये यहाँ से जब निकल के जा रहा है तो दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के एक इस पे चला गया, ये भाग गई। अब इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चला गया तो इस पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब प्रोटॉन क्या है? इस पर ज़्यादा है। प्रोटॉन ज़्यादा हैं बेचारे, बॉयज़ ज़्यादा हो गए, गर्ल्स यहाँ पे हो गई कम, तो चलेगी किसकी? जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसी की तो चलेगी। ये दुम दबा के चुपचाप बैठेंगे। तो इस पर जिसकी मात्रा ज़्यादा है वैसा ही आवेश आ जाएगा। ये वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? धनावेशित, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और इस पर क्या हो गई? इस पर गर्ल्स की संख्या ज़्यादा हो गई, इस पर माइनस का आवेश ज़्यादा हो गया, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा? इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इतनी चीज़ समझ में आ गई? मतलब इन आवेश को याद रखिएगा, आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इससे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन भागते हैं इधर से उधर, ये प्रोटॉन नहीं भागेंगे, ये नहीं भागेंगे, ये भागेंगे इधर उधर। ठीक, तो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समझ में क्या? जब कोई वस्तु, इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, तो जो वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वो कैसी हो जाती है? जो वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वो कैसी हो जाती है? वो वस्तु कैसी हो जाएगी? धनावेशित हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो रही है। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, जिसने मुसीबत ले ली, वो कैसी हो जाएगी? वो ऋणावेशित हो जाती है, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। समझ में है? तो इसी को लिख लेते हैं, ज़रा लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? धनात्मक और ऋणात्मक आवेश में इसमें लिखिएगा, ज़रा लिखिएगा, जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तो वह
इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, आप इलेक्ट्रॉनों की कमी कह सकते हैं या फिर प्रोटॉनों की अधिकता भी लिख सकते हैं। तो वह इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित हो जाती है। कैसी हो जाती है? धनावेशित हो जाती है। यही चीज़ अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर यही चीज़ यहाँ पे लिखें तो क्या, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, तो वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। ऋणावेशित हो जाती है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? इतना समझ में? इतना समझ में आया? अच्छा, ये धनावेश और ऋणावेश जो नाम दिए गए थे, धनात्मक और ऋणावेश आवेश के जो प्रकारों को नाम दिए थे, ये किसने नाम दिए थे? तो इसके लिए इसका याद रखिएगा, इसका जो नामकरण किया, इसको जो नाम दिए गए हैं वो किसने दिए? अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको धनावेश और ऋणावेश नाम दिए थे। किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनको धनावेश और ऋणावेश नाम दिया था। ये कहाँ के? अमेरिकी वैज्ञानिक थे। अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये चीज़ आपको याद रखनी। धनावेश और ऋणावेश नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था इनको। ठीक। अब ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा देखिए यहाँ पे मेन चीज़ जो आती है हमारे, ये नाम याद रखिएगा, नाम किसने दिया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने नाम दिया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम अगर सिंपली यहाँ पे देखें तो हमारा पूछा जाता है आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत जो होता है, इस सिद्धांत को याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसी से आपका निकलेगा। क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको कि जो हमारा प्रकृति में हमारे जितने भी पदार्थ होते हैं, जितने भी हमारे पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं? ये पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ये असंख्य होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, असंख्य होते हैं। अब इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, असंख्य होते हैं कह सकते हैं। इन्हीं छोटे छोटे कणों को क्या बोला जाता है? परमाणु बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। अब ये जो परमाणु होता है, इसको बड़े आकार में हम बना लें, इसी को अगर हम बड़े आकार में बना लें, इसको अगर हम यहाँ पे बड़े आकार में बना लें। अब ये जब बड़े आकार में, इसको हमने परमाणु को बना लिया, इसको हमने किसके बनाया? इस परमाणु को, छोटे वाले कणों को हमने बड़े आकार में बना लिया, परमाणु को बना लिया, एटम को बना लिया। अब ये एटम जो है, इसका क्या होता है? सारा जो वजन है, सारा जो भार है, वो कहाँ होता है? इसके केंद्र में केंद्रित होता है, इसके सेंटर में केंद्रित होता है। इसका जो ये केंद्र होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको नाभिक कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है, न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में कौन कौन सी दो चीज़ें उपस्थित होती हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कौन कौन से? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। अच्छा, इनके बीच में जो बल काम कर रहा होता है, कौन सा? के बीच में प्रबल नाभिकीय बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? प्रबल नाभिकीय बल, जिसके कारण ये आपस में बंधे रहते हैं केंद्र में ही। प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। कौन सा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। थोड़ी कहानी समझिएगा यहाँ। अब इसके चारों तरफ जो होते हैं, अलग अलग कक्षाएं बनी होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनको घूमने का ज़्यादा शौक होता है। ये नॉर्मल है, ज़्यादा तो साइड मत हो ना। ये वाकई में इलेक्ट्रॉनों को घूमने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या कहते हैं? वृत्ताकार गोल गोल कक्षाओं में क्या होते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और यही क्या है, जब भी आवेश किसी चीज़ पे, किसी भी वस्तु पे उत्पन्न हो रहा है, तो वो इन्हीं की वजह से उत्पन्न होगा। या तो इनके जाने से उत्पन्न होगा या फिर इनके आने से उत्पन्न होगा। आवेश हमेशा किसकी वजह से आता है? इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की वजह से आएगा। ये तो बेचारे यहाँ बंधे पड़े हैं, ये बंधे पड़े नहीं भाग सकते यहाँ से, ये भागते हैं इधर उधर, और इन्हीं की वजह से आवेश क्या होता है? किसी भी वस्तु पर आ जाता है। तो इस डाल लीजिए ज़रा, इसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या डाल लीजिएगा? आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत डाल लीजिए ज़रा।
आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत डाल लीजिएगा। इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। क्या बताया आपको कि हमारा प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो क्या हो, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, उन्हीं को परमाणु बोला जाता है। अब अच्छा, प्रत्येक परमाणु का जो भी भाग होता है उसके केंद्र में केंद्रित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, ज़रा इसमें लिख लीजिए। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको लिखने। क्या, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। असंख्य कणों से मिलकर बना होता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। जिन्हें परमाणु यानी कि एटम कहा जाता है। अब इस परमाणु की कहानी देखिए। प्रत्येक परमाणु जो भी हमारा ये परमाणु है, प्रत्येक परमाणु का समस्त भार उसके केंद्र में उपस्थित होता है। उसके केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस कहा जाता है, जिसे नाभिक कहते हैं। अब इस नाभिक की कहानी देखिए। नाभिक दो कणों से मिलकर बना होता है। नाभिक जो है ये दो कणों से मिलकर बना होता है। नाभिक दो कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से हैं? नाभिक दो कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक। अब इस नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, साथ में नोट डाउन करते रहेंगे आप तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आपका छूट रहा है तो क्लास को रोक के ज़रा एक बार देख लीजिएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जो भी देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको आज की क्लास में। चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में कौन घूमता है? कक्षाओं में कौन घूमता रहता है? यहाँ पे देखिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं में कौन? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक। जो भी आवेश हमारा उत्पन्न होगा किसी भी वस्तु पर, वो इन्हीं के कारण उत्पन्न होता है, इन्हीं चीज़ों के कारण होता है। अब ज़रा इससे रिलेटेड थोड़ी और चीज़ें अगर पूछ दी जाए आपसे, पूछ दिया जाए जो इसके अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस पर कैसा आवेश होता है? अब ज़रा देखिए, अगर हम इसकी बात करें थोड़ी सी और चीज़ें यहाँ पे इसी के आगे लिखते रहिएगा, इसी के साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। आप लोग जब डिजिटल क्लासेस में करते हैं, डिजिटल बोर्ड से करते हैं, तो आपका काफ़ी कंटेंट छूट जाता है, आप लोग लिखते भी नहीं हैं। तो इस पर हम साथ में लिख रहे हैं तो आप भी साथ में लिखते रहेंगे, आपको कोई पीपीटी फॉर्म भी नहीं है। ठीक। अच्छा देखिए, जो हमारा ये नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, तो अच्छा बताइए, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। और प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? धनावेश होता है। किसी भी वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है, किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होने का कारण हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन कभी भी नहीं होते। हमेशा क्या होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन कभी भी नहीं होते।
और किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी पदार्थ में सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती? बराबर होती। और इसी बराबर होने के कारण जो वस्तु होती है वो कैसी पाई जाती है? वो कैसी रहती है? उदासीन होती, न्यूट्रल रहती। उदासीन होती, न्यूट्रल रहती। तो वस्तु कैसी रहेगी? न्यूट्रल रहेगी, उदासीन रहेगी। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? सामान्य अवस्था में बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हुए तो वस्तु धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो वस्तु ऋणावेशित यानी कि निगेटिव चार्ज हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ज़रा थोड़ी सी चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए, कुछ चीज़ें अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन आपको इनके आवेश याद रखने, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इतना आपका ये पूरा हुआ। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स में लिख लीजिएगा, ज़रा यहाँ पे नोट पॉइंट्स में लिख लीजिएगा आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। क्या? पहली चीज़, आपको इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता होना चाहिए कितना होता है? माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होते हैं। प्रोटॉन पर आवेश पूछ दिया जाए कितना होते हैं? प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg माइनस के 31 किलोग्राम। अगर यही आपसे प्रोटॉन पर द्रव्यमान की बात कीजिए कितना होता है? 1.67 गुणा में 10 की घात माइनस के 27 किलोग्राम। यही आपसे अगर पूछ दिया जाए कि जो हमारा अल्फा कण है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो याद रखिए प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। कितना? प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना था? 16 था, 1.6, इसका डबल कर देंगे कितना हो जाता है? 3.2 होता है। कितना होता है? 3.2 होता है। इतने ही मेन कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से। इतना ये मेन कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे और इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बता चुके हैं। अभी हम आगे जो पढ़ेंगे, आगे एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं किसको? Q बराबर NE का। अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।